वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ विलियम सॉमरसेट मॉगम द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी मिस्टर नोअल की डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग अपनी कहानी की तरफ जाए, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं राइटर के बारे में। विलियम समरसेट मॉगम was an English playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. तो बेसिकली विलियम समरसेट मॉगम जो है वो एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, नावलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और वो अपने टाइम के सबसे फेमस राइटर हैं और उनको उनकी टाइम पर 1930s में सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। बोथ मॉगम्स पेरेंट डाइड बिफोर ही वॉज 10 एंड द ऑर्फन्ड बॉय वॉज रेस्ड बाय अ पैटर्नल अंकल हु वॉज इमोशनली cold. He did not want to become lawyer like other men in his family, so he trained and qualified as a physician. तो बेसिकली इनके फादर और मदर की डेथ जो थी इनके 10 साल की उम्र में हो गई थी। उसके बाद इनका जो पालन पोषण है इनके अंकल के द्वारा किया गया, और ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी फैमिली के बाकी लोगों के जैसे एक लॉयर बने, इसीलिए इन्होंने जो एजुकेशन ली उसमें बाद में उसमें एक फिजिशियन बने। His first novel, Lisa of Lambeth, sold out so rapidly that Maugham gave up medicine to write full time. उनकी जो पहली नॉवल थी लीजा ऑफ लैम्बथ, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उन्होंने अपना मेडिसिन का प्रोफेशन यानी डॉक्टरी भी छोड़ दी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही सर्व्ड विद द रेड क्रॉस एंड इन द एम्बुलेंस क्रॉस बिफोर बीइंग रिक्रूटेड इन 1960 इनटू ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रेड क्रॉस के साथ भी काम किया। 1916 में उनको ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस में नियुक्त कर दिया गया। ही वर्कड फॉर द सर्विस इन स्विट्जरलैंड एंड रशिया बिफोर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन द रशियन एम्पायर। 1917 तक उन्होंने यहाँ पे काम किया। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉर ही ट्रेवल्ड इन इंडिया, साउथ ईस्ट एंड पैसिफिक। ही ड्रू फ्रॉम दीज एक्सपीरियंसेस इन लेटर शॉर्ट स्टोरीज एंड नावल। इसके बाद वो साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक और भारत वर्ष आए और यहाँ के तजुर्बों से उन्होंने अपनी बाद की कहानियाँ जो लिखी थी। तो ये थी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन विलियम समरसेट मॉगम के बारे में। Now let's move on to our main topic, that is William Somerset Maugham's Mr. Know-all. The story takes place in the international waters on an ocean-going liner sailing from San Francisco, USA to Yokohama, Japan on the Pacific Ocean. कहानी के जो इंसिडेंट है वो वो एक जहाज़ का सीन है जिसमें जो नरेटर है सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा जा रहा था, जापान ऑन पैसिफिक ओशन। एज द वॉर हैड जस्ट एंडेड, it was difficult to get accommodation. Therefore, the narrator had to share a cabin with a total stranger, but he expected him to be one of his own countrymen. क्योंकि वर्ल्ड वार अभी ख़त्म ही हुई थी, इसीलिए उस समय के दौरान अपने आप के लिए एक जो अकेला कैबिन मिलना शिप के अंदर बहुत मुश्किल चीज़ थी। इसीलिए राइटर ने को अपना जो कैबिन था एक ऐसे अजनबी के साथ शेयर करना पड़ रहा था जिसको कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पहले तो उसको ये सोचा कि वो उसी का कोई देशवासी है। इंस्टेड ही वॉज डीपली शॉक्ड टू रियलाइज इट वॉज अ चैटी Levantine of Oriental origin, Mr. Max Calada, who was not British but a native of one of the British colonies. पर उसे एक बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है
कि जो जिसके साथ वो कमरा शेयर कर रहा है वो एक बातूनी शख्स है जिसका नाम है मैक्स कैलेडा, और वो कोई ब्रिटिश नहीं है बल्कि ब्रिटिश के द्वारा जिन देशों के ऊपर राज किया जाता है उन्हीं में से किसी एक देश का रहने वाला है। Although his origin isn't stated precisely, his name suggests Spanish, Portuguese, Syrian or even Jewish origin. उसके बर्थ के बारे में या उसके ओरिजिन के बारे में कहानी में हमें डिटेल नहीं मिलती, बट उसके नाम से हमें लगता है कि या वो स्पेनिश हो सकता है, पोर्टुगीज़ हो सकता है, सीरियन हो सकता है, या फिर वो जूइश भी हो सकता है। द नरेटर mentions Mr. Calda's hooked nose which might imply an anti-Semitic remarks against Jews, और मिस्टर कैलेडा नरेटर उसके बारे में जब हुक्ड नोज का इस्तेमाल करता है वो ये भी दिखाता है कि शायद नरेटर के मुताबिक मिस्टर कैलेडा जो था वो एक ज्यू था। The narrator was prepared to dislike Mr. Caleda even before he saw him. When he first entered the cabin, he saw Mr. Caleda's luggage and toilet things that had already been unpacked. The man's name and the sight of things aroused a strong repulsion in him, and since he was prejudiced against all non-Britons, feeling superior to them, नरेटर ने पहले ही हम किसी से मिलते हैं तो हम लोग मिलने के बाद उसके बारे में कोई राय बनाते हैं कि वो शख्स हमें पसंद है या नहीं है, बट नरेटर ने उसे मिलने से पहले ही ये मन बना लिया था कि उसे जो मैक्स कैलेडा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो पहली बार उसके कैबिन में एंटर करता है, अपने कैबिन में एंटर करता है, तो जिस तरीके से उसने अपना लगेज और अपने टॉयलेट थिंग्स को अनपैक किया था वो भी उसे इरिटेट कर देता है, और उसका नाम और उसकी झलक देख के ही नरेटर के दिल में एक भेदभाव, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, एक डिस्क्रिमिनेशन जन्म ले लेती है, जो कि इसलिए लेती है क्योंकि वो अपने आप को उन लोगों से सुपीरियर मानता था नरेटर जो लोग बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं हैं। द आयरनी ऑफ द स्टोरी लाइज इन द फैक्ट दैट the list of Mr. Calada's negative traits presented in the beginning of the story shows an orderly, neat and tidy gentleman. और इस चीज़ में व्यंग तो ये है जिन चीज़ों को कहानी के शुरुआत में नरेटर वजह बताता है कि इन वजहों के कारण उसे मिस्टर कैलेडा पसंद नहीं है, वो नेगेटिव ट्रेड्स नहीं बल्कि वो तो उसकी क्वालिटी है। और वो क्वालिटी क्या है? चीज़ों को प्रॉपर ढंग से रखना, साफ और सुथरे ढंग से चीज़ों का अरेंज करना, और एक साफ सुथरा जेंटलमैन। और ये चीज़ें हम लोग नेगेटिव नहीं लेते, ये चीज़ें तो हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, बट क्योंकि नरेटर के अंदर नॉन इंग्लिश लोगों के लिए पहले से ही भेदभाव जो भरा हुआ था, इसीलिए उसने पहले से ही मन बना लिया था कि वो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसकी हर चीज़ में कमी ढूंढ रहा था। और ये इंसानी नेचर भी है कि जो शख्स हमें पसंद नहीं होता हमें उसकी अच्छाइयों में भी बुराई नज़र आती है, और जो शख्स हमें पसंद होता है उसकी बुराइयों में भी हम लोगों को अच्छाई नज़र आती है। When the narrator met Mr. Caleda, his hatred got even stronger. He abhorred the cultural differences between Caleda and himself. जब नरेटर पहली बार कैलेडा से मिलता है, उसकी जो मिस्टर कैलेडा के प्रति नफ़रत थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अपने और कैलेडा के कल्चरल डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। ही बोथ डिटेस्ट एंड डिपाइज्ड मिस्टर कैलेडास गेस्चर, देयरफॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कैलेडा इज़ नेगेटिव एंड बायस्ड। वो उसको इंसल्ट भी करता है, उसकी बेइज्जती भी करता है। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नरेटर अगर उसको अंदर खामियां ढूंढ रहा है मिस्टर कैलेडा के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी तक हमें उसकी कोई खामी नहीं नजर आई, अगर वो उसके अंदर खामियां ढूंढ रहा है, वो खामियां केवल इसीलिए ढूंढ रहा है क्योंकि नरेटर के अंदर नॉन ब्रिटिश लोगों के लिए भेदभाव मौजूद है। He started disliking him from the moment he heard his name. The narrator thought that his fellow passenger belongs to any Asian country and is not English. और जब उसको अपने साथी पैसेंजर का नाम पड़ता है उसी क्षण से
अब हम किसी का नाम सुन के थोड़ी उसे पसंद नापसंद करते हैं, हम सामने वाले के करेक्टर्स, उसकी क्वालिटीज़, उसकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली ही सामने वाले को पसंद या नापसंद करते हैं। बट नरेटर यहाँ पे हमें गलत लगता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब इसको उसका नाम पता चलता है तभी से उसे नापसंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि नरेटर को ऐसा लगता है कि वो कोई एशियन कंट्रीज़ का रहने वाला है और वो कोई बाय बर्थ इंग्लिश नहीं है। He felt as if it was very difficult for him to spend 14 days with the person whom he disliked from the very first moment. उसे ये बहुत मुश्किल लगता है कि एक ऐसे शख्स के साथ उसे 14 दिन का सफ़र गुजारना पड़ेगा जिसे वो पसंद ही नहीं करता। The narrator tells that due to his dislike for Mr. Canada from the moment he heard his name and his hatred for Mr. Canada kept on increasing. तो नरेटर ये बताता भी है कि क्योंकि नरेटर को स्टार्टिंग से ही मिस्टर कैलेडा पसंद नहीं था, उसका नाम पता चलते उसे नापसंद करना उसने शुरू कर दिया था। इसीलिए नरेटर कहता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, नरेटर को मिस्टर कैलेडा जो था वो और ज़्यादा नापसंद होना शुरू हो गया। However, the narrator admits that he did not like him at all, and he even insulted on his face by saying that it was a sheer chance of luck that he is going to share his cabin with him. और नरेटर खुद मानता है कि उसका मिस्टर कैलेडा के प्रति जो बर्ताव था वो भेदभाव से भरा था और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और कई बार तो उसने उसके मुंह के ऊपर भी उसकी बेइज्जती की। जैसे कि इन लाइंस में वो कहता है, बिट ऑफ लक आई कॉल इट, यू नेवर नो हु यू आर गोइंग टू बी पुट अप विद, आई वॉज जॉली ग्लैड व्हेन आई हर्ड यू वर इंग्लिश, आई एम ऑल ऑफ अस इंग्लिश। बहुत दस I am all for us English talking together when we are abroad, if you understand what I mean. तो इन लाइन्स में क्लियरली हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से जो नरेटर है वो मिस्टर कैलेडा के प्रति भेदभाव और नापसंद से भरा है, और इसीलिए वो मिस्टर कैलेडा के हर काम के अंदर खामियां ढूंढना शुरू कर देता है। However, this revelation came as a shock for the narrator because he thought that his fellow passenger is not English. That is why he again asked him to confirm his belief. और जब नरेटर को पता चलता है कि वो एक इंग्लिश पर्सन है, वो ब्रिटेन का ही रहने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और इवन वो उससे के पासपोर्ट दिखाने के बावजूद भी कैलेडा की इंसल्ट करने के लिए फिर से उससे क्वेश्चन पूछता है, आर यू इंग्लिश? आई आस्क्ड परहैप्स टेक्टलेसली। ऑन हियरिंग दिस मिस्टर कैलेडा even took out his passport and waved it before the narrator to make him believe that he is a British. और इतना सुनने के बाद मिस्टर कैलेडा अपना पासपोर्ट तक मिस्टर कैलेडा जो है अपना पासपोर्ट तक नरेटर को दिखा देता है कि उसको विश्वास हो जाए कि वो वाकई एक ब्रिटिश है। The narrator's prejudice is based on several cultural differences between him and Mr. Canada. नरेटर का जो भेदभाव था मिस्टर कैलेडा के प्रति वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड था। पहला, ए टोटल स्ट्रेंजर शुड एड्रेस अ जेंटलमैन विद मिस्टर एंड बी फॉर्मल। नरेटर के मुताबिक अजनबियों को जब वो एक दूसरे से बात करें, अजनबी लोग जो दूसरे से बात करें तो उनको मिस्टर और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नरेटर नहीं करता था, मिस्टर कैलेडा नहीं करता था। ए जेंटलमैन शुडंट बी पुशी, और एक अच्छा शख्स जो है वो अपने आप को दूसरों को थोपने वाला ना हो। ए जेंटलमैन शुड बी मॉडेस्ट, और एक अच्छा शख्स जो है वो मॉडेस्ट होना चाहिए। मॉडेस्ट मतलब निमर होना चाहिए, सनिमर होना चाहिए, दूसरों की बातों को भी सुनने वाला होना चाहिए, अपने आप को थोपने वाला नहीं होना चाहिए। ए जेंटलमैन शुड कीप क्वाइट ड्यूरिंग मील्स,
और एक अच्छे शख्स की ये भी निशानी है राइटर के मुताबिक कि खाना खाते वक्त वो शख्स चुप रहे। और ऊपर जितने भी हम लोगों ने खामियां देखी हैं ये सभी मिस्टर कनाडा के अंदर मौजूद है। वो बातूनी है, वो मिस्टर का इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा दूसरों के ऊपर अपने आप को थोपता है, दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल समझता है और खाते वक्त भी वो चुप नहीं करता। ए जेंटलमैन शुडंट बी टू चैटी एंड आर्गूमेंटेटिव। नरेटर के मुताबिक एक अच्छा शख्स जो है वो उसे ज़्यादा बातूनी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बहस करने वाला भी नहीं होना चाहिए। और ये क्वालिटी भी और ये भी जो ट्रेट है वो मिस्टर कनाडा के अंदर मौजूद है। वो बहुत बातूनी है और वो तब तक बहस करता रहता है जब तक हम लोग उसके आगे हार ना मान लें। ए जेंटलमैन शुडंट बी शो ऑफ एंड बोस्ट अबाउट हिज सुपर नॉलेज। एक अच्छे शख्स की, एक अच्छे जेंटलमैन की ये भी निशानी है कि वो अपनी नॉलेज के बारे में शो ऑफ ना करे। और यहाँ पे भी मिस्टर कनाडा गलत है, वो अपनी नॉलेज के बारे में अक्सर शो ऑफ करता रहता है। ए जेंटलमैन शुडंट बी टू डॉगमेटिक। वो अपने आप को सुपीरियर समझने वाला ना हो। मिस्टर कनाडा वाज तो हम लोगों ने देखा कि ये कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो नरेटर के मुताबिक एक अच्छे जेंटलमैन में होने चाहिए थे, बट यहाँ पे ये सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट ट्रेड्स जो हैं वो मिस्टर कनाडा के अंदर मौजूद है, इसीलिए वो उसे नापसंद करता है। अब हम लोग मिस्टर कनाडा की फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मिस्टर कनाडा वाज अ शॉर्ट एंड ऑफ स्टडी बिल्ड। उसका जो कद काठी है वो छोटी थी। क्लीन शेवन, पूरे तरीके से क्लीन शेव था। डार्क स्किन, काला ब्लैक रंग था, यानी कि वो एक नीग्रो भी हो सकता है। विद ए फ्लैशी हुक्ड नोज एंड वेरी लार्ज लस्ट्रस एंड लिक्विड आइज। हुक्ड नोज था उसका, बड़ी बड़ी लिक्विड आइज थी उसकी। हिज लॉन्ग ब्लैक हेयर वॉज स्लीक एंड कर्ली। उसके जो लंबे लंबे बाल थे वो घुंघराले थे। ही स्पोक विद अ फ्लुएंसी इन विच देर वॉज नथिंग इंग्लिश एंड हिज गेस्चर्स वर एक्सुबरेंट। और वो जिस फ्लुएंसी के साथ बोलता था उसकी वे ऑफ स्पीकिंग से भी लगता था कि वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। और उसके इशारे भी जो थे वो सूटेबल नहीं थे एक जेंटलमैन के लिए। तो ये थी एक थोड़ी सी फिजिकल डिस्क्रिप्शन। और इस फिजिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नरेटर अपनी नापसंदगी को बता रहा है मिस्टर कनाडा के प्रति। So we see that the way narrator has described his physical description is also representation of the fact how much the narrator disliked Mr. Canada। और जिस प्रकार से उसने उसकी शारीरिक डिस्क्रिप्शन का व्याख्यान किया है वो भी क्लियरली शो करता है कि नरेटर मिस्टर कनाडा को कितना नापसंद करता है। मिस्टर कनाडा was a person that seemed to know everything and was involved in everything, not sensing that he was disliked by everybody. He was very chatty and talked as if he had been superior to everybody else. The passenger mocked him and called him Mr. Know-all and all, even to his face। मिस्टर कनाडा एक ऐसा शख्स था जिसके मुताबिक उसके अलावा किसी को हर चीज़ की उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि मिस्टर कनाडा को थी। और वो ये समझता था कि सब लोग उसे पसंद करते थे, बट हकीकत ये थी कि कोई भी शिप के ऊपर उसे पसंद नहीं करता था। क्योंकि वो बहुत बातूनी था और अक्सर अपने आप को दूसरों से सुपीरियर शो करने के लिए वो हर एक के साथ आर्गुमेंट करने के लिए भी तैयार रहता था और अपनी नॉलेज की शो ऑफ करने के लिए भी तैयार रहता था। और यहाँ तक कि पैसेंजर उसका इतना मजाक उड़ाते थे उसके इसी नेगेटिव ट्रेड के लिए उन्होंने उसका नाम मिस्टर नो-ऑल भी रखा था। और वो इस इंसल्ट को भी एक पॉजिटिव वे में लेता था। वो ये सोचता था कि उन्होंने उसका नाम मिस्टर नो-ऑल इसलिए रखा है क्योंकि वाकई में उसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है। वो ये नहीं समझता था कि ये उसकी प्रेज नहीं है बल्कि ये उसकी इंसल्ट है। देयर वॉज अनदर डॉगमेटिक पर्सन इन द शिप, मिस्टर रामसे, who was an American consular service stationed in कॉब, जापान। और शिप के ऊपर एक और ऐसा ही शख्स था जो बिल्कुल इसी के तरीके से आर्गुमेंटेटिव और बातूनी था। उसका नाम था मिस्टर रामसे, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सुलर सर्विसमैन था और जिसकी जो जॉब थी वो कॉब, जापान में चल रही थी। ही वॉज ऑन हिज वे टू कॉब आफ्टर हैविंग पिक्ड अप हिज प्रेटी लिटिल वाइफ हु स्टेड ऑन हर वे न्यूयॉर्क फॉर अ होल ईयर। और वो अपनी वाइफ को न्यूयॉर्क से लेकर कोब जा रहा था क्योंकि
1 साल तक, जब तक उसकी वहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुई थी, उसकी वाइफ अकेले ही न्यूयॉर्क में रह रही थी। शी लुक्ड वेरी मॉडेस्ट, हर क्लोज वर सिंपल ऑल्दो दे अचीव्ड एन इफेक्ट ऑफ क्वाइट डिस्टिंक्शन, शी लुक्ड परफेक्ट एंड वाज अडोरेबल। और पूरे के पूरी कहानी में अगर कोई कैरेक्टर हमें सबसे प्यारा लगता है तो वो मिसिज रामसे का एसी की वाइफ का ही है, जो कि बहुत ही सनीमर लगती है, जो नो डाउट बहुत सिंपल कपड़े पहनती है, बट उसकी वे ऑफ ड्रेसिंग, उसके एटिकेट्स ऐसे हैं कि हर कोई उसकी उस नेचर की तरफ आकर्षित हो जाता है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो पूरे शिप की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हर कोई शख्स उसके साथ बात करना चाहता है उसकी इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण। On evening, the conversation drifted to the subject of pearls, as Mrs. Ramsay was wearing a string of pearls. एक दिन शाम को जब ये लोग बैठे थे तो तभी मिस्टर नोअल और मिस्टर रामसे की जो बहस थी, जो बात थी, वो मोतियों के ऊपर शुरू हो गई। Mrs. Ramsay was wearing a string of pearls. Mr. Canada announced that it certainly was a genuine one, which had probably cost many thousands of dollars. He was ready to bet $100 on it. Mr. Ramsay, on the other hand, was sure that his wife had bought it for $18 in a department store. तो यहाँ पे मिस्टर रामसे फिर से अपनी नॉलेज को शो ऑफ करने के लिए कहता है कि जो नेकलेस, जो चेन मिसिज रामसे ने पहनी है वो बहुत ही कीमती मोतियों की बनी हुई माला है, और जिसकी कीमत कई हज़ार डॉलर की हो सकती है, और इस चीज़ के ऊपर वो $100 की शर्त लगाने के लिए भी तैयार है। और दूसरी साइड पे मिस्टर रामसे कहता है कि ये नकली मोतियों की बनी माला है, जिसकी कीमत केवल $18 है। उसकी वाइफ ने उसको एक छोटी सी दुकान से ख़रीदा है। When Mr. Noel took out a magnifying glass from his pocket, he noticed a desperate appeal in Mrs. Ramsay's eyes. He then realized that Mrs. Ramsay got the pearls from her lover. जब मिस्टर नोअल ने अपने पॉकेट से मैग्नीफाइंग ग्लास रखा, क्योंकि शर्त दोनों के अंदर लग चुकी थी $100 की, मिस्टर नोअल कह रहा था वो असली है और मिस्टर रामसे कह रहा था वो नकली है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जब मिस्टर नोअल ने अपनी पॉकेट से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला उस चेन की क्वालिटी को जांचने के लिए, तो उसने नोटिस किया कि मिसेज रामसे के चेहरे के रंग उड़ गए। वो समझ गया कि ये चेन जो है वाकई में असली है, और उसने ये चेन या तो उसके लवर से ली है या उसने अपने पति से झूठ बोल के ये चेन खरीदी है। ही टोल्ड एवरीबॉडी दैट ही वॉज रॉन्ग एंड द स्ट्रिंग वॉज एन एक्सीलेंट इमिटेशन। ही गेव मिस्टर रामसे $100। और यहाँ पे हम लोग हैरान हो जाते हैं कि जो शख्स अपने आप को दूसरों से सुपीरियर बताने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, यहाँ पे वो सही भी था, उसने जांच भी ली थी चेन, बट जब वो मिसिज रामसे के चेहरे के भाव देखता है तो वो जीत कर भी हार मान लेता है। वो कहता है कि वो गलत था, जबकि वो सही था बिल्कुल। वो मान लेता है कि वो गलत था और अपनी पॉकेट से $100 निकाल के वो मिस्टर रामसे को दे देता है। और इस इंसिडेंट के बाद उसकी पूरी शिप के अंदर बहुत इंसल्ट होती है। वो एक मजाक का पात्र बन के रह जाता है, और वो मजाक का पात्र इसलिए बनता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कारण मिसिज रामसे जैसी मॉडेस्ट प्रेटी औरत को शर्मिंदगी का या इंसल्ट का सामना करना पड़े। The story spread all over the ship and everybody mocked Mr. Caleda. Later, while the narrator and Mr. Noel were in their cabin, an envelope was pushed under the door. जल्दी ही ये पूरा इंसिडेंट जो था पूरे शिप के ऊपर फैल जाता है। हर कोई मिस्टर नोअल का मजाक उड़ाता है कि ये तो बड़ा शो ऑफ करता था, इसकी सारी जो हेकड़ी थी वो निकल गई, ये झूठा साबित हुआ। फिर तभी एक दिन ये दोनों बैठे होते हैं कैबिन के अंदर, तो तभी दरवाजे के नीचे से एक एनवलप इनके कैबिन में ड्रैग कर दिया जाता है। इट कंटेन्ड $100 बिल फ्रॉम मिसेज रामसे। इट वाज देन दैट नरेटर लर्न्ड टू वैल्यू द डार्क स्किन्ड लेवेंटाइन। ही वाज अमेज्ड एट मिस्टर कैलेडास जनरोसिटी। और वो जब एनवलप खोलते हैं तो वो देखते हैं उसके अंदर एक $100 का नोट होता है, और तब नरेटर समझ जाता है कि उस समय जो मिस्टर कैलेडा था उसने मिसिज रामसे को इंसल्ट और शर्मिंदगी से बचाने के लिए झूठ बोला था। और उस वक्त नरेटर के अंदर से मिस्टर कैलेडा के प्रति जो नफरत थी, जो नापसंदगी थी, वो ख़त्म हो जाती है, और उसे उस दिन ब्लैक लोगों के लिए भी रिस्पेक्ट आ जाती है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है
कि मिस्टर कैलिडा जैसा शख्स किस प्रकार किसी औरत को शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने आप को एक मजाक का पात्र बना लेता है। The discussion over whether the pearls are genuine or not raises another issue. Why pearls? What do they symbolize in our society? The real pearls symbolize compassion and kindness. तो यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग भी दे सकते हैं कि मोतियों को ही क्यों यहाँ पे एज अ ऑर्नामेंट यूज़ किया गया या रीयूज़ किया गया। वो कह रहा है कि मोतियों को कंपैशन, भावनाओं और दया का प्रतीक माना जाता है। बीइंग प्योर ऑफ हार्ट ऑफ द जनरस, उसे शांति का या पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। द कल्चर्ड इमिटेशन पर्ल सिम्बलाइजेस बीइंग फेक एंड डिसऑनेस्ट, और जो कल्चरल पर्ल इमिटेशन, जो फेक मोती की बात की गई है, वो दिखाता है उन लोगों का प्रतीक है जो लोग धोखेबाज और ईमानदार नहीं होते हैं। नाउ ऑल वी हैव टू फिगर आउट इज विच ऑफ द करेक्टर शोज द ट्रेट ऑफ रियल पर्ल एंड विच शोज द ट्रेट ऑफ कल्चरल पर्ल। हमें सिर्फ ये करना है कि इस चेन के मुताबिक इस कहानी के अंदर ये देखना है कि कौन से करेक्टर के अंदर जो गुण है वो सच्चे मोती, सुच्चे मोती वाले हैं, और कौन से करेक्टर के अंदर झूठे या इमिटेशन वाले गुण हैं। द स्टोरी शोज दैट द फर्स्ट इंप्रेशन आर ऑफन मिसलीडिंग एंड द अपीयरेंसेस आर समथिंग डिसेप्टिव। कहानी ये भी दिखाती है कि ज़रूरी नहीं कि पहला इंप्रेशन सच्चाई हो। वो कहानी ये दिखाती है कि कई बार पहला इंप्रेशन हमें धोखा भी दे सकता है, और कई बार इंसान की बाहरी दिख भी हमें धोखा दे सकती है। जब तक हम लोग किसी इंसान को अंदर से ना जांच ले, हमें उसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मिस्टर कैलिडा, हु इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्गस्टिंग पर्सन हु शो ऑफ ऑल द टाइम एंड नोज एवरीथिंग बेटर देन द अदर, इज इन रियलिटी ए सेंसिटिव ब्रेव जेंटलमैन हु कुडंट हर्ट अदर्स। मिस्टर कैलिडा को स्टार्टिंग में जिस तरीके का पर्सन बना के पेश किया गया है, जो कि बहुत बातूनी है, हमेशा दूसरों के सामने अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता रहता है, दरअसल वो बहुत ही बहादुर, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव शख्स है जो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए वो अपना मजाक बना लेता है मिसिज रामसे को बचाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, मिसिज रामसे हुज मॉडेस्टी एंड गुड क्वालिटीज नो वन क्वेश्चंस हैज बीन अनफेथफुल टू हर हस्बैंड। और दूसरी साइड पे मिसिज रामसे, जिसको कि हम लोग सुच्चा मोती मान रहे थे, जिसको कि हम लोग बहुत मॉडेस्ट और अच्छी क्वालिटीज़ का प्रतीक मान रहे थे, वो एक झूठा मोती, एक इमिटेशन साबित होती है, क्योंकि वो अपने लवर से उसको वो गिफ्ट मिला था और वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एंगेज होकर अपने पति को धोखा दे रही थी। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो धोखा दे सकती है, बाहरी दिख हमें धोखा दे सकती है। जैसे मिस्टर कैलिडा की बाहरी दिख हमें ऐसा लगता था कि वो पसंद करने वाला कैरेक्टर नहीं है, और मिसिज रामसे की दिख से ऐसा लगता था कि उसके जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, बट एंड में जाके हम लोगों के हालात बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। मिसिज रामसे हमें धोखेबाज लगती है, और मिस्टर कैलिडा जो है वो हमें एक अच्छा कैरेक्टर लगना शुरू हो जाता है नरेटर के जैसे। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कहानी का सबसे बड़ा जो लेसन वो यही है कि हम लोगों को किसी की बाहरी दिख के मुताबिक उसको नहीं जांचना चाहिए। हम लोगों को किसी के रिलीजन, कलर या और ऐसे आधारों के ऊपर किसी के बारे में कोई जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, बल्कि rather than judging a person by his look, color or origin, we should observe his behavior and reactions in difficult situation। बजाय इसके कि हम लोग उसके रंग, उसका रिलीजन या कास्ट के मुताबिक किसी पर्सन को जज करें, हमें ये देखना चाहिए कि उस शख्स के अंदर क्या गुण हैं, क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसी के मुताबिक हम लोगों को उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव राय बनानी चाहिए। बाइज्ड राय विदाउट एनी डीप एनालिसिस हम लोगों को नहीं बनानी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, click on the bell icon to get the latest updates।